पाकिस्तान इस जंग से पैदा होने वाले मुमकिन माशी बहरान से निपटने के लिए क्या इकदाम ले रहा है, इस पर हम बात करेंगे। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त ऑब्वियसली दुनिया भर में एक पैनिक सिचुएशन है कि ये तवील कितनी हो जाएगी जंग और उसके क्या असरात होंगे, पाकिस्तान पर भी क्या असरात होंगे। सबसे पहले जरा पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि वजीर आजम साहब को सिफारिशात दी गई हैं कि जो 15 दिन बाद हम प्राइसेस को चेंज करते हैं उसमें अब इतना इंतजार नहीं हो सकता, उसको फौरी चेंज करें। और साथ साथ ऑब्वियसली ये भी स्पेकुलेशन है कि कीमतें कितनी बढ़ेंगी। तो फैसला हो चुका है कि हफ्तावार होंगी अब प्राइसेस का जो तयन है। थैंक यू वेरी मच शहजाद। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आपको देता हूँ। आपको पता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो जगह बंद की गई है, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे। और ग्लोबल इकोनॉमी इन द सेंस कि एनर्जी जो है वो उसका 20-30% रफली जो यहाँ से फ्लो करता है। और आपको पता है बड़ी इकोनॉमीज को जाता है, जिसमें चाइना है, जिसमें जापान है, जिसमें पूरी ये एशिया पैसिफिक की बेल्ट है, जिसके अंदर इंडिया भी आता है, जिसमें पाकिस्तान भी है। तो ये पूरी जो पट्टी है ये बहुत हाई ग्रोथ जो है ना वो रीजन है, क्योंकि इंडिया ग्रोथ आप देखें, चाइना की ग्रोथ आप देखें, इवन जो मलेशिया, इंडोनेशिया, इनकी ग्रोथ आप देखें, सिंगापुर देखें, यहाँ की जो बेल्ट है ये काफ़ी हाई ग्रोइंग है। तो इनकी एनर्जी की डिमांड भी ज़्यादा होती है। तो नेचुरली इनका जो सबसे ज़्यादा फीजिबल जो एरिया पड़ता है वो ये वाला है, जहाँ से मिडल ईस्ट से ऑयल एंड गैस लेते हैं। और ऑयल एंड गैस पे आधा हिस्सा बंद हो गया, तो बाकी शिपमेंट्स अंदर हैं और बाकी बाहर हैं। तो बाहर वाला जो हिस्सा है वो लकीली हमारे लिए इसलिए बेहतर है कि फुजैरा हो जाए, जो अबू धाबी की यूएई की पोर्ट है, उसके अलावा जो याम्बू है, उसके अलावा जो सऊदी की पूरी जो पट्टी है, रेड सी से भी हमारे जी, रेड सी से। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है या फ्यूचर अवेलेबिलिटी है उसमें शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, यहाँ से ये चीज़ अगर चलती रहती है। लेकिन साथ साथ आपने ये भी देखना है कि एक बैलेंस रखना है सप्लाई और डिमांड में। देखिए, सप्लाई में तो मैंने आपको बताया कि शिपमेंट और कितनी जो है अवेलेबिलिटी होती है, ये गवर्नमेंट का बेसिक प्रायोरिटी ये है कि अवेलेबिलिटी जो है मेक श्योर करना। जिसमें अच्छी बात ये है, आपने कल भी पेट्रोलियम मिनिस्टर का जो है वो बयान देखा होगा इंटरव्यू में शाहजेब के साथ, कि उन्होंने गैस का भी बता दिया कि गर्मी होना शुरू हुई है तो गैस की डिमांड गिरना शुरू हो गई है। साथ साथ जो ऑयल है उसके हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व्स हैं, उसका इतना बड़ा इशू नहीं होगा। एटलीस्ट मार्च तक के हमारे पास रिजर्व्स अवेलेबल हैं और आगे भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। और देखें, स्ट्रेटेजिक जो हमारे ताल्लुकात हैं सऊदी के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं वॉर लाइक सिचुएशन में आपको जो है वो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का फ़ायदा होता है, आपको प्रायोरिटी मिलती है। और उन्होंने एक इंडिकेशन दी भी, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर और हमारी टीम भी, फाइनेंस मिनिस्टर भी, और सारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल के एक ऑल्टरनेट राउट जो है वो इस्तेमाल किया जाए। जी, तो ये देखें, एक तो ये चीज़ हो गई कि हमारे पास इस पर रिजर्व सफिशिएंट है, कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। सेकेंडली जो प्राइसिंग है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्राइसिंग पूरी दुनिया में आज देखें, ब्रेंट जो है 84-85 तक चला गया है, इनफैक्ट इससे भी $87 तक जा रहा है, और फ्यूचर्स तो उससे भी ज़्यादा जो हो रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखें, जो WTI अमेरिका का जो बेंचमार्क है वो भी आपका 84 तक पहुंच गया। तो देखिए, प्राइसिंग में तो आपको कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते। अभी पूरी दुनिया की है कि जी प्राइस पास ऑन होगी, हमारे यहाँ भी प्राइस पास ऑन होगी। अब इसमें एक ऑप्शन ये है कि 15 दिन की जगह आप जल्दी पास ऑन करें, क्योंकि होर्डिंग का मसला होता है आपके यहाँ, ज़ख़ीरादोज़ी शुरू कर देते हैं। जी हैं, बिल्कुल, और दूसरी बात ये स्मगलिंग हो जाती है। एग्जैक्टली, तो इस वजह से ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा फीजिबल है कि आप वीकली पास ऑन करें। और वीकली पास ऑन करेंगे तो उसका इम्पैक्ट भी आपको एब्जॉर्ब होता हुआ नजर आएगा। ये नहीं होगा 15 दिन बाद आप एक बड़ा इम्पैक्ट देंगे तो वो फील भी होता है। तो इसलिए एक ये चीज़ है कि ये बड़ा फीजिबल ऑप्शन है कि वीकली पास ऑन किया जाए। और इस तरह से वीकली पे डिक्लाइन भी होना चाहिए ना, कि जिस तरह से अगर सिचुएशन नॉर्मल होती है, मे बी एक ऑब्जेक्टिव तो यही है जो आप कह रहे हैं कि ज़ख़ीरा-अंदोज़ी शुरू हो जाती है। लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत को अपनी प्राइसिंग भी देखनी है ना, कि यहाँ पर अगर कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तेजी से तब्दील होती है और अभी हमारे अगर सप्लाई रुकी हुई है तो हम किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखें, अब बात ये कि जो हमें प्राइस मिल रही है वो तो पास ऑन होगी नेचुरली, क्योंकि अगर हमने उसको रोका या उसको नहीं करने दिया तो उसका एक इम्पैक्ट ही होगा। अवेलेबिलिटी, जैसे मैंने शुरू में कहा, गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है ना अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्राइस तो देखें आपको ऊपर नीचे होती है, अगर आपके पास स्टॉक ना हो या आपको ना मिले तो फिर आप क्या करेंगे। लेकिन इस वक्त जो प्राइसिंग इंटरनेशनल मार्केट में है, क्या मुकम्मल तौर पर पास ऑन कर दिया जाएगा, या कुछ हद तक हुकूमत अपने जो लेवी है या टैक्सेस में कमी करके कुछ खुद एब्जॉर्ब करेगी? नहीं, देखें, अभी तो मुकम्मल तौर पर पास ऑन होगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है ना जैसे जैसे आ रहा है, जो आपको मिल रहा है वो आपने पास ऑन करना है। देखिए, इसमें एक और एंगल है इंडस्ट्री का भी। अगर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, लेट्स से अगर वो इंपोर्ट कर रही है एक प्राइस पे और आप वो प्राइस पास ऑन नहीं कर रहे, तो वो जो बीच का जो गैप है वो उनको झेलना पड़ेगा। तो देखें, आपने एक बैलेंस रखना है, कंज्यूमर को भी आपने वो प्राइस देनी है जो कि एक एक्चुअल है, प्लस आपने जो इंडस्ट्री इंपोर्ट कर रही है उसको भी आपने साथ लेके चलना है ना। आपने एक पूरी होलिस्टिक हुकूमत की तरफ से ये भी कहा गया, और कल पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि अगर कोई पेट्रोल पंप वगैरह ज़ख़ीरा-अंदोज़ी करता है, वो बताता है कि हमारे पास शॉर्टेज है, जो कि नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो इस मंथ की सप्लाईज थी वो कर दी गई हैं। लेकिन जो डीलर एसोसिएशन है उनका ये कहना है कि जो ऑयल कंपनीज है असल में वो ज़ख़ीरा-अंदोज़ी कर रही हैं और वो
मुकम्मल तादाद में हमें सप्लाई नहीं कर रही है ऑयल, और वो चाहते हैं कि 15 तारीख को जब प्राइसेस चेंज हो तो फिर वो सप्लाई करना शुरू करें। यानी डीलर्स जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ऑयल कंपनीज पे, और जो हुकूमत क्रैकडाउन का जो एक वार्निंग दे रही है वो दे रही है डीलर्स को। शिजात, मैं आपको बताऊं, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक स्ट्रैटेजी है और आप देखेंगे ये इंप्लीमेंट होती हुई कि कोई भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता हुआ पकड़ा गया या कोई करने की जरूरत भी करेगा तो उसको गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। और इसमें मैं आपको बताता हूँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर के चेयरमैनशिप के अंडर जो कमेटी काम कर रही है, और डेली बेसिस पे स्टॉक टेकिंग हो रही है। एक एक चीज़ इतनी थ्रेडबेयर डिस्कशन हो रही है और इतना थ्रेडबेयर जो एनालिसिस करके उसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है कि आप देखेंगे प्रोएक्टिव अप्रोच मैंने नहीं देखी थी पहले कि इतनी प्रोएक्टिव अप्रोच होगी अगर इस तरह का क्राइसिस आता है। इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने देखा होगा आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक चीज़ कही है कि एक डैशबोर्ड क्रिएट हो ताकि रियल टाइम डेटा हमें मिले कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है, कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना जो है ओएमसी के आउटलेट पे जा रहा है, और कितना प्रोविंसेस इसमें साथ ऑन बोर्ड हो, और प्रोविंसेस को रियल टाइम मिले ताकि प्रोविंसेस देखें। फेडरल तो बैठ के सब कुछ नहीं कर सकता ना, प्रोविंशियल साथ होंगे और लोकल इकोनॉमी साथ होगी तो वो बताएगी कि जी पंप पे क्या हो रहा है। तो देखें इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन बोर्डेड है, सबका भरपूर रोल है कि जो जहाँ पे अगर कोई प्रॉफिटेरिंग करता है, मुनाफाखोरी करता है, उसे वहीं पर ही सजा दी जाए, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। तो ये बड़ा एक स्ट्रिक्ट एक्शन आपको जैसे आप फरमा रहे हैं कि अली परवेज मलिक साहब ने कल कहा कि मार्च के हमारे पास जो स्टॉक्स हैं वो मौजूद हैं, ठीक है, यानी कि अगले 25 दिनों में तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन इसके बाद हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव है? क्या हम ऑल्टरनेट रूट को इस्तेमाल करेंगे? अगर वो करते हैं तो ऑब्वियसली तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, प्रीमियम भी चार्ज हो रहा है, जो फ्रेट चार्जेस है वो बढ़ चुके हैं, इंश्योरेंस चार्जेस बढ़ चुके हैं। तो ये तो अगर हम इंपोर्ट करेंगे मार्च के ऑनवर्ड्स अप्रैल के लिए तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो क्या वो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने ठीक है किसी हाल में भी सप्लाई को मीट करने, डिमांड को मीट करने के लिए वो करना है, या जो फोकस है हुकूमत का वो इस वक्त कंजर्वेशन के ऊपर है कि हमें डिमांड को कर्टेल करना है? एब्सोल्युटली। देखिए मैंने शुरू में कहा ना कि दो एंगल्स हैं इसके। एक सप्लाई है, सप्लाई पे हमने बात की कि जी सप्लाई हमने कैसे कंट्रोल करें। एक तो ये कि जी हमारे पास स्ट्रेटेजिक जो रिलेशंस हैं उसको हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको हम लेवरेज कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली सप्लाई का एक तरीका ये है कि जी आप होर्डिंग को रोकें ताकि जो एक्सेस आपका जो निकलने का इशू है वो ना हो। थर्ड पॉइंट ये है कि डिमांड को आप कंट्रोल करें। डिमांड को आप दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो आप प्राइस देंगे आप, क्योंकि प्राइस नेचुरल एक होता है आपका इम्पैक्ट कि अगर चीज़ महंगी होती है तो उसकी एक खपत जो है वो कम हो जाती है, या उसका जो है वो यूज़ थोड़ा सा रिलेटिवली कम होता है। लोग खुद ख्याल करते हैं कि जी आप घर पे बैठ के काम करें। तीसरा जो एंगल है डिमांड का वो होगा बेसिकली आपकी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में आपको याद होगा कोविड में हमने कंजर्वेशन की थी, बहुत इफेक्टिव मॉडल था वो, और पाकिस्तान को आपको पता है रिकग्नाइज किया गया था ये कि आपने कोविड का जो मॉडल इंप्लीमेंट किया, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी अच्छा काम हुआ था, तो उसी को जो है हम इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप शुरू कहाँ से करें। गवर्नमेंट खुद अपने आप से भी शुरू करेगी और फिर पब्लिक को भी ये जो है बाबर करवाएगी कि आप भी इसको फॉलो करें ताकि ओवरऑल एज अ कंट्री हम जो है इससे निकल जाएं। जब भी कमोडिटी की प्राइसेस जो है वॉलेटाइल होती हैं, बढ़ती हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत पे भी आएगा। दुनिया की मईशत के हवाले से अभी भी कहा जा रहा है कि इट्स टू अर्ली टू एस्टिमेट कि कितना इस पर इम्पैक्ट आएगा, बट IMF के बयान वगैरह मौजूद है कि इस जंग का अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा। अब जरा बताइएगा कि पाकिस्तान की मईशत ऑब्वियसली IMF प्रोग्राम में हम हैं, क्या हमारे पास बफर मौजूद है? सबसे पहले तो अगर ये प्राइसेस बढ़ती हैं जैसे हमने कहा और आप कह रहे हैं कि पास ऑन करेंगे, हुकूमत हिट नहीं लेगी, पास ऑन करेगी इसको कंज्यूमर तक, तो इन्फ्लेशन की एक नई लहर आएगी। इन्फ्लेशन फरवरी के महीने में 7% थी, अब इससे भी ज़्यादा आने के इम्कान है। इसका मतलब जो हम एक रिवर्सल देख रहे थे कि डिस्काउंट रेट भी कम हो रहा था, शायद वो सिलसिला भी यहाँ पे रुक जाए। कितना एडवर्स होगा पाकिस्तानी मईशत के लिए और आवाम के लिए ये प्राइसेस बढ़ना? शहजाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें इस वक्त सिचुएशन फ्लूइड है, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट एस्टिमेट्स मतलब नहीं दे सकते। तो मैं आपको एक वापस लेके जाता हूँ पिछले उन सालों में जब आपने $100 या $120 ऑयल देखा था। आप अगर देखें कोविड के ज़माने में 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त ऑयल बहुत नीचे आ गया था, आपको पता है $15 के करीब भी आ गया था। इवन कुछ तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से कुछ जीरो और नेगेटिव हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर एक लहर आई जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई। तो मैं आपको एक पीरियड बताता हूँ, नवंबर 2021 अगर आप देखें और सितंबर 2022, ये पूरा 11 महीने हैं। इसके अंदर नवंबर 2021 में जो ऑयल था वो तकरीबन $70 के करीब था। फिर आपको पता है जनवरी के और फरवरी के करीब जो है यूक्रेन रशिया की वॉर हुई, और उसके बाद सुपर साइकिल बाद में आया था। वो तो मैं कोविड की बात नहीं कर रहा, मैं 2021 के एंड से शुरू हुआ। जब जंग शुरू हुई तो जंग के दरमियान जो रशिया और यूक्रेन की हुई उसके दरमियान 70 से उठ के जो ऑयल है वो चला गया था $120। 120 कब हुआ था? फरवरी या जनवरी के बीच में था, तकरीबन कोई रफली कोई 80-85। फरवरी से ऑनवर्ड्स 100 पे पहुंच गया था, और जून में 120 लगा था, और फिर वापस आते आते 70 या 75 के करीब सितंबर 2022 हो गया था। तो ये 11 महीने में गए। तो इसमें इन्फ्लेशन हमारी क्या थी? इन्फ्लेशन हमारी 2018 में या 19 में अगर आप बात करें तो 5% के करीब थी, फिर 6-6.5% हो गई। उसके बाद अगर देखें तो 11% पे पहुंची थी फिस्कल ईयर 20 में, फिर 9% के करीब आ गई थी। फिर अगर आप बात करें 2022 की तो 12.25% पे गई थी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 5% से उठ के 12% की एक रेंज बनी थी। मैं एक रफ एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ कि 5 से 12% के बीच में इन्फ्लेशन रही, डिस्पाइट द फैक्ट कि ऑयल 120 गया।
लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इस मरतबा भी वही होगा, यू नेवर नो कि 120 से भी ऊपर चला जाए, लेकिन एस्टिमेट्स ये हैं कि 100-120 के करीब रहा। एनर्जी मिनिस्टर ने कहा है कि $150 तक हो सकता है अगर ये जंग मजीद जारी रही। देखिए वो तो एस्टिमेट्स तो आपको पता है सारे आते हैं ना, मैं तो एक बात कर रहा हूँ जो कंसेंसस है वो 100 या 120 के बीच में। मैं इसमें आपको बताता हूँ कि हमारी इन्फ्लेशन, अच्छी बात क्या है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है ना वो ऑलरेडी सिंगल डिजिट्स में है, 5%, 5.25% के अराउंड है, और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना वो हम टारगेट के अंदर है इस वक्त। तो एनुअल टारगेट है 0.5% ऑफ जीडीपी या 1% ऑफ जीडीपी है, जो कि $1 बिलियन है। आज हमारा 1.1 बिलियन करंट अकाउंट है। मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि अगर हर $5 पे $750 मिलियन एनुअलाइज इम्पैक्ट है। ये स्टेट बैंक के नंबर्स हैं कि $5 का अगर आप जो है वो चेंज लाते हैं, $5 अगर ऑयल में चेंज आता है तो एनुअलाइज $750 मिलियन का इम्पैक्ट पड़ता है। जी, अगर $10 पे उन्होंने कहा $1.5 से $2 बिलियन का इम्पैक्ट आता है आपके टोटल इंपोर्ट बिल पर। तो मैं ये कहता हूँ कि जी आपकी 5% इन्फ्लेशन है, मैं उसी जो है थीसिस को उठाऊं जो कि 21-22 की मैं बात कर रहा हूँ जब ऑयल प्राइसेस इतनी गई, बट 22 के बाद हमने देखा कि 25-30% भी गई, लेकिन इसमें एक इम्पैक्ट आता है। नहीं, उसके बाद तो फ्लड्स आए ना, फ्लड्स का इम्पैक्ट हम पे ज्यादा था, फ्लड्स का भी था, लेकिन एक ओवरऑल ऑब्वियसली। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो करंट अकाउंट है वो इस वक्त अंडर टारगेट के पास है, टारगेट के अंदर है, तो इसमें हमारे पास रूम है, लेकिन हमारे पास इतना रूम नहीं है कि हम जो है बर्दाश्त कर लेंगे सारा। हम ये बात करें कि अगर ये जंग हफ्तों से बढ़कर महीनों तक चली जाती है तो आपका करंट अकाउंट जो आप कह रहे हैं देखिए जंग का इशू नहीं है, $1 बिलियन है, अगर हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है क्योंकि अब ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, एलएनजी अगर अभी तो कतर ने प्रोडक्शन बंद की हुई है, लेकिन अगर प्रोडक्शन जारी होती है, हम एलएनजी इंपोर्ट करते हैं, हाई प्राइसेस पे करते हैं, तो वो भी कीमत बढ़ेगी। दूसरा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने जैसे ऑलरेडी कहा है कि 10 से 20% हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो सकते हैं, तो ओवरऑल इंपैक्ट तो आएगा आपके। शहजाद मैं ये कह रहा हूँ जंग का इतना शायद प्रॉब्लम ना हो। देखिए यूक्रेन और रशिया की वॉर चलती रही ना, ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई क्योंकि सप्लाई आना शुरू हो गई थी। ऐसे भी ऑल्टरनेट्स आना शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे, क्योंकि जब जंग प्रोलॉन्ग होती है तो ऑल्टरनेट्स ऑटोमेटिकली आते हैं, क्योंकि डिमांड तो होती है ना मार्केट में। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रास्ता है ना हरमुज का, इसको खुल जाए, ये खुल जाए, फिर इशू नहीं होगा। तो इसी से ताल्लुक है। हाँ, तो अगर ये रास्ता खुला होगा तो इतना बड़ा इम्पैक्ट। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि रास्ते खुलने की बात हो रही है, तो होपफुली ये रास्ते खुल जाएंगे। और यूएस ने भी इस चीज़ को कहा है कि जी हम देखेंगे इसको किस तरह से खोल सकते हैं, इंश्योरेंस बैक किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हमारी इकोनॉमी पे अगर हम पास ऑन करते रहे, हम अपनी एनर्जी कंजर्वेशन को इफेक्टिवली बनाते रहे, तो आपकी जो डिमांड है ना, मैं एक और आपको नंबर बताता हूँ। जब आपकी कोविड हुआ था 2020 के बीच में 3-4 महीने जब हमने बंद की थी ना इकोनॉमी, उस वक्त 30 से 35% फर्क पड़ा था आपके डीजल पेट्रोल की कंजप्शन में। लेकिन वो एक्सट्रीम मेजर्स ये थे कि रोड पे कोई जो है वो तो मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन का इशू था। इस मरतबा ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर 30-35% भी फर्क नहीं पड़ता, 20% भी फर्क पड़ता है, 15% भी पड़ता है। मामला ये भी था ना कि इंटरनेशनल मार्केट ऑयल प्राइसेस गिर रही थी, यहाँ पे ये है कि अगर बढ़ गई थी ना, इस्तेमाल ला करेंगे तो प्राइसेस यहाँ तो बढ़ी नहीं। मैं आपको जब आप कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल ही कंजर्वेशन के ऊपर तवज्जो दी थी, उस वक्त वैसे ही प्राइसेस नीचे थी। मैं आपको बिल बताता हूँ ना, आपका देखिए इंपोर्ट बिल कितना था। इंपोर्ट बिल 2019 का था वो $15.5 बिलियन था। उसके बाद 2020 का इंपोर्ट बिल हुआ $10 बिलियन, क्योंकि ऑयल प्राइसेस गिर गई। फिर 21 का हुआ $11 बिलियन, लेकिन क्योंकि हम 6% पे ग्रो भी तो कर रहे थे, वो भी तो देखिए आप। तकरीबन आप कह लें 11 से $12 बिलियन हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल आता है। तो अगर ये जंग तवील होती है, आपके ख्याल में कोई बफर की जरूरत नहीं है, करंट अकाउंट हमारा तभी मैनेजेबल होगा, ट्रेड डेफिसिट मैनेजेबल होगा, कोई इशू की बात नहीं है। देखिए मैं ये कह रहा हूं फाइनेंसिंग के लिए मजीद एवेन्यूज की जरूरत होगी। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त तो हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में, एक बेहतर पोजीशन में, लेकिन डेफिनेटली अगर बहुत ज़्यादा एस्केलेट करती है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा एस्केलेट करती है, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ भी उसी हिसाब से प्रोएक्टिव मैनेजमेंट आप देखेंगे। लेकिन एज वी स्पीक आपको इस वक्त नंबर 1 ऑयल की जो स्टॉक्स हैं आपके कंफर्टेबल हैं, गैस की डिमांड नीचे आ रही है, कंजर्वेशन की तरफ आप जा रहे हैं, तो प्रोएक्टिव अप्रोच आपने ऑलरेडी लेना शुरू कर दी है। हो सकता है जंग जो है महीने की वो बात करें तो महीने में खत्म हो जाए, या एटलीस्ट ये रास्ता खुल जाए। ऑयल प्राइसेस देखें, एक अच्छी बात ये कि ऑयल प्राइसेस लीनियर एकदम से ऊपर नहीं गई हैं, वोलेटाइल हैं, आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं, करेक्शन भी आ रही है उसमें। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें एक और पहलू ये भी है जो एक्सटर्नल साइड पे हमारा, कि ऑब्वियसली हमारा इस वक्त बहुत ज्यादा रिलायंस जो है वो रेमिटेंसेस पे है, और इस साल भी हम शायद $40 बिलियन को क्रॉस करके $41-42 बिलियन के आसपास होंगे। जो अभी हम देख रहे हैं कि जीसीसी कंट्रीज के हालात हैं, वहां पर भी अगर ये जंग जारी रहती है तो एक स्लो डाउन इकोनॉमी पे वहां पर भी आएगा, और हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी वहां पर काम करते हैं जो यहाँ पर पैसे भेजते हैं। इसको आप फैक्टर इन कर रहे हैं, ये कितना बड़ा हिट हो सकती है यहाँ से अगर वंस अगेन हमारी जो अजम्पशन है वो ये है कि अगर ये जंग ज्यादा जारी रहती है। फिर देखें एक बात ये है कि जो रमज़ान फैक्टर है ये थोड़ा सा ऑफसेट कर देगा। ईद की वजह से लोग वैसे भी पैसे भेजते हैं, आपको पता है, तो ये नॉर्मल महीनों से बेहतर महीना होता है। तो आप ये कह लें कि वो नॉर्मल महीने को बराबर आ जाएगा, $3-3.25 बिलियन तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि 3.3 के करीब आ जाएंगे। अगर आगे जाते हुए जंग का इम्पैक्ट मिडल ईस्ट में ज़्यादा आता है तो देखें इसके 2 एंगल्स हैं। शॉर्ट टर्म में नेचुरली आपकी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट मीडियम टर्म में आपके यहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट होगी ना कंस्ट्रक्शन की, ज़्यादा रीबिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपके यहाँ लेबर की जो डिमांड दोबारा भी बढ़ सकती है। तो रेमिटेंसेस का कोई मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, बट ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इंपैक्ट आप देख सकते हैं, बट वो शायद इतना सिग्निफिकेंट ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया